ठीक है ना सर, बोर्ड दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है सर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो इस टाइम पे आप लोगों के जो डिस्कवरी 3 इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ मैं इसको स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हमें मास, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का ये सब आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। सो हम जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम की सबसे पहले थ्योरी दी थी बाय डाल्टन। अब डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, डाल्टन ने हमारे पास क्या कहा था कि जो मेटल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो होता है एटम। तो दैट मींस बाय डाल्टन उसने कहा था मैटर इज मेड अप ऑफ matter is made up of smallest particle called atom. फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि जो एटम है हमारे पास वो इंडिविजिबल है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इंडिविजिबल। बट जैसे जैसे आगे थ्योरीज आई अलग अलग साइंटिस्ट की, जैसे कि जे थॉमसन ने किया, फिर गोल्डस्टीन ने किया, फिर चैडविक ने किया, तो हमें पता लगा कि एटम जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नाउ एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम हैज फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमारे पास बेसिकली कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? टोटल 3। उनके नाम क्या क्या है? एक है इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास आता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 3 हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम इसको अरेंज करें तो वो किस तरीके से एटम में अरेंज है? हमारे पास सेंटर में आता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। उसके बाहर हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस तरीके से एक सर्कुलर चीज दिखाई दे रही है। इन सर्कुलर जो है हमारे पास, इसको ये पाथ है, किसका पाथ है? इलेक्ट्रॉन का। तो इनका नाम है ऑर्बिट। वो हम कहते हैं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। उसको हम श्योरली आगे जाके हम रिप्लेस भी करेंगे अभी। तो यहाँ तक हमारे पास यही था। उसके बाद आता है हमारे पास कि चार्जेस, मास, ये सारा चीज आपको नोट करनी है। फिर हम लिखते हैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में, सिर्फ एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड साथ में हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन। तो अब हम अगर बात करें डिस्कवरी की, तो किस साइंटिस्ट ने हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, किसने प्रोटॉन डिस्कवर किया और किसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया? जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, and then neutron was discovered by the scientist Chadwick. अगर हम इससे सिंबल लें तो ये होता है सिंबल E, प्रोटॉन का है आपके पास E एंड न्यूट्रॉन का है N। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखें तो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास है चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन का।
ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन में करें, प्रोटॉन में जस्ट हमारे पास नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, रेस्ट आपके पास सेम है। और आपके पास न्यूट्रॉन का पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। उसके बाद बात करते हैं इसकी मास की। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आ गया मास। देन है हमारे पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन का मास। उसके बाद सेम मास है हमारे पास फॉर द न्यूट्रॉन, ये हम लिखते हैं केजीज में। तो ये आपके पास हो गया आपका मास, ये है आपके पास चार्ज, ये हमारे पास आगे इसके सिंबल, और ये है किसने डिस्कवर किया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके पास जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस आता है। फिर अगर आप मास की बात करो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपके पास सिमिलर है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है चीजें, अब जैसे कि आपकी उसमें डिस्कवरीज नहीं है, रदरफोर्ड तक इस बार सिलेबस से डिलीट हुआ है, तो हम पढ़ेंगे बोहर की थ्योरी। बट बोहर की जरूरत हमें पड़ी क्यों? इससे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे जिससे आप पता लगा सके कि बोहर की थ्योरी हमने क्यों पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टली कि हमारे पास बोहर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो डेवलपमेंट जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी वो आपके पास में दो चीजें। सबसे पहले हम बोर्ड लिखेंगे, टू डेवलपमेंट्स which lead to formation of Bohr model of atom। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है दो चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें आएगी ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमको? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमको? हाँ जी बच्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके सामने ऊपर लिखा तो हुआ है क्लास चलते हुए रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मतलब क्या है? हमारे पास ड्यूल कैरेक्टर का मतलब है आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो दो तरीके के शो करती हैं आपके पास, वेव लाइक भी होंगी और पार्टिकल लाइक है। तो ड्यूल कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपको एक्ट कर सकती है एज एक आएगी पार्टिकल लाइक, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी वेव लाइक। तो ये हम अभी अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी बताऊंगी और ड्यूल कैरेक्टर किस तरीके से है इन रेडिएशन का वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज आ जाती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपको ये तो पता है कि रदरफोर्ड के टाइम पर हमारे पास न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, लेकिन वहां से हमारे पास ये जो ड्यूल कैरेक्टर बाद में आया, या हमें अब ये रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा किया है बेसिकली। इसमें है कि जब हाइड्रोजन को उन्होंने रखा था इन मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसको फील्ड में रखते हैं, तो आपके पास बहुत सारी लाइंस आती हैं। अब वो लाइंस का रीजन क्या है ये जो है रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इन दो चीजों की वजह से हमारे पास आगे बोहर का मॉडल डेवलप हुआ। अब ये चीजें बोहर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी।
तो सबसे पहले हम इसमें अब देखते हैं, अभी हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब सबसे पहले आप उसमें लिखोगे ड्यूल कैरेक्टर में, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यूल कैरेक्टर में हमारे पास वेव लाइट कैसे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उससे भी पहले ये जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास होती क्या है। तो मैं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? Ma'am, which is visible light, radio waves, gamma rays. ओके, तो हम इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते क्यों हैं? रीजन बताओ। रेडिएशंस, ये आपको पता है क्या है? एनर्जी की फॉर्म। और यहाँ आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ? से यस और नो? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब किससे आपके पास एसोसिएटेड होंगी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो लिख लो दे आर एसोसिएटेड with electric and magnetic field. और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं हम? ये वैक्यूम से पास करती है? No, ma'am. It is transmitted at the speed of light. पर ये वैक्यूम से भी वो होती है, वैक्यूम से पास कर सकती है। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए अपनी प्रोपगेशन के लिए। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो कि ये उससे ट्रेवल करती हैं लाइट से, लेकिन इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन का, इसलिए दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। ठीक है, they don't need any medium of propagation. That is, they can pass through vacuum. अब जो आपने बोला था कि ये ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट बताएगा कितनी होती है? 3 into 10 raised to 5 यूनिट्स। meter per second. Good. They can travel with speed of light. 3 into 10 raised to power 8 meter per second. नोट कर लिया ये? Yes, ma'am. एक मिनट मैम। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना तो बोलो। Yes, ma'am. समझ आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेव की कैरेक्टरिस्टिक। वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? बोलो। किसी को पता है इसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में? Yes, ma'am. It is the distance between, I think, crest and trough. नो, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट कंसेक्यूटिव। जिस तरीके से अगर मैं आपको ऐसे वेव बनाकर दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो दो क्रेस्ट है इसका डिस्टेंस, या आप कह सकते हो दो ट्रफ का डिस्टेंस, ये वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको वेवलेंथ को डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और ट्रफ। तो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों आपके पास क्रेस्ट है, इसका डिस्टेंस हो गया, या दो आपके पास ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं?
इसका साइन क्या है, सिंबल बताओ। lambda. Good. Lambda. हम करते हैं विद सिंबल लैम्डा, तो मैं यहाँ लैम्डा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसकी ऐसे यूनिट क्या है वेवलेंथ की, लेंथ की जो होती है मीटर, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये आपके पास हम जब भी यूज करेंगे जनरली, तो ये कुछ आपके पास कन्वर्जन है, इसको आप ध्यान से लिख लेना, बिकॉज ये आपके पास कैलकुलेशन पार्ट में हेल्प करेगी, क्योंकि हम जब भी वहां पर वेवलेंथ को यूज करेंगे तो हमें जैसे कोई में भी दिया हो, आपके पास एंगस्ट्रॉम में दी है, नैनोमीटर में दी है या पिकोमीटर में, आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट करोगे मीटर में, देन आप फर्दर न्यूमेरिकल में उसको यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली कभी यूज मत करना इसे। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के अकॉर्डिंग है? 10 minus 9 meter. और उसके बाद 1 पिकोमीटर 6 meter. थोड़ा और 7. नहीं, माइनस नहीं, ठीक है। ये तीन आपकी बेसिक कन्वर्जन है। उसके बाद आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पता है किसी को? 1/time period. 1/time period नहीं, Ma'am, number of बताओगे अगर आपके टाइम occurrence. पीरियड गिवन नहीं है फिर क्या करोगे बताओ? कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपके पास एक पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, एक सेकंड में। ये अगर मैंने पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से आपके पास एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा आपके पास नंबर ऑफ वेव्स passing through a point number of waves क्या है फ्रीक्वेंसी कैसे। अब उसके बाद एक और आ जाती है वेव नंबर। मैम 1 मिनट अपना करो, लिखने दो। ये लिख लिया था ऊपर वेवलेंथ, सारा बोलूं? मैम लास्ट लिखना है फ्रीक्वेंसी बस, 1 मिनट। ठीक। ओके मैम। अब नेक्स्ट लिखते हैं वेव नंबर। वेव नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, क्या नंबर ऑफ वेव्स कर दो, प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। वेव नंबर का सिंबल क्या है? फ्रीक्वेंसी का तो मैंने आपको सिंबल ही नहीं बताया ना। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, Yes, ma'am. और जो वेव नंबर का सिंबल होता है वो क्या होता है, न्यू बार। तो वेव इसको हम लिख देते हैं, इसका हम सिंबल लिख देती हूँ यहाँ पे, वेव नंबर का सिंबल आपके पास न्यू बार। तो अब हमारे पास रिलेशनशिप बताओ बिटवीन द वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, पता है किसी को? सबकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। रिलेशन कैसे बताएंगे हम? एक आपके पास आ गया c, हो गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, फिर आपने बताना है वेवलेंथ के अंदर, और आपके पास थर्ड आ जाएगा न्यू। इनका रिलेशनशिप बताओ क्या है? मैम जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला होगा, आई थिंक। तो उसमें क्या लेंगे मैम क्या लैम्डा अपॉन सबकी यूनिट सेम c है। is equal to lambda upon nu, I think. हाँ ठीक बोल रहे हो। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, अगर मैं न्यू को लूँ तो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा।
ठीक है, आपने सही बोला, इस तरीके से हम इसका बना लेते हैं रिलेशनशिप। अब ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल Ma'am, your mic is off. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है हमारे पास, या रेडिएशन भी छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बता दिया, सॉरी। स्पेक्ट्रम क्या होता है, पता है किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? अभी किसी ने बोला था कॉस्मिक रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं। बोलो। बोलो, पता है किसी को स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं हम अरेंज? मैम अलग अलग फ्रिक्वेंसीज और अलग अलग वेवलेंथ्स के ठीक है, साथ। एक हमारे पास इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज होगी, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ये किया ना, तो दैट मींस ये इनवर्स आएगा। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ आपके पास डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसमें लिख लो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ईएम लिख रही हूँ, are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency. The complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum. अब इसके लिए वैसे तो सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, बट मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म से, मतलब फर्स्ट वर्ड से इसको याद किया हुआ है, CGXUVINR। आप अगर इस तरीके से फर्स्ट वर्ड रिमेंबर कर सकते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये। सी फॉर, बोलो, Cosmic rays. C for cosmic rays, G for Gamma rays. X में X-rays. Good. U Ultraviolet rays. V visible region जिसमें आपको वो दिखता है, tell us with your, जो हम देख सकते हैं। Then I infrared, Infrared rays. M microwaves। R for radio waves. Good. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये आपके पास है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो आपके पास लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, और लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। यहां तक सबने नोट कर लिया है? हाँ या ना बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लिख रही हूँ। न्यूमेरिकल मुझे आप सॉल्व करके दोगे अब, ठीक है? तो अपनी अपनी कॉपी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, स्टार्ट। लिखो पहला न्यूमेरिकल,
हमने अभी तक जितने फॉर्मूले किए मैं उन्हीं के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी। कौन कौन से फॉर्मूले किए हैं हमने? एक मिनट, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा यूज कर लिया, यही किया। और हमने क्या किया? वेव नंबर इनवर्स ऑफ वेवलेंथ भी होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, जैसे किसी ने बोला था कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हम यूज करेंगे। फर्स्ट लिखो, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन calculate frequency of infrared radiation having wavelength है हमारे पास 3 into 10 raised to power -3 मीटर। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकालो और मुझे बताओ। अभी आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, करो। वैसे तो उससे भी पहले हो जाएगा ये। कर रहे हो सब या नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो, मुझे पता कैसे लगेगा। Yes, ma'am. ठीक है, करो फिर। बस एक ही जगह पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब आप जितना इन्वॉल्व होगे कर लेक्चर रहे हैं में। मैम। तो हाँ ना तो बोला करो, कम से कम मुझे पता तो लगे आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप लोग जितना इन्वॉल्व होगे उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना आसान होगा, इसलिए ट्राई करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो जहां गलती होगी वहां पकड़ेंगे उस चीज को नेक्स्ट टाइम, सो वो सॉल्व हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज सारा मैं बोल रही हूँ कि इन्वॉल्व हो लेक्चर में। I'm done. कितना आंसर आया? 10 raised to power 11. वेरी गुड। बाकी सब नाम क्या आपका? Seerat, ma'am. बाकी और किसी का आंसर आया? करवाऊं ब्लैक बोर्ड पे, बोलो। हमारे पास लैम्डा कितना गिवन है यहाँ पे? 3 into 10 raised to power -3। ये मीटर में ऑलरेडी है तो हमें कन्वर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है। हम क्या लगाएंगे? न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू क्या थी? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड है। और साथ में आपके पास वेवलेंथ आपकी दी है 3 into 10 raised to power -3। ये तो ऑलरेडी कट हो गए यहाँ पर, तो ये पावर्स ऐड हो जाएगी आपके पास 10 raised to power 11। ये हमारे पास 10 raised to power मीटर में है, तो आपके पास बचा क्या? यूनिट कट होकर मीटर भी कट गई, तो आपके पास सिर्फ सेकंड इनवर्स रह गया। ये आपका आंसर था। कितना को करेक्ट आया ये? Yes, ma'am. बोलो। सिर्फ एक जने ने जवाब दिया अभी तक। Ma'am, बाकी करेक्ट था। नाम बोलो Yes, अपना। ma'am. नाम सिमरप्रीत बताओ सिंह। अपना। Ma'am, Harjot.
ओके, और अभी जिसने बोलो, और कौन कौन है बोलो, सिमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? सिमरप्रीत सिंह। ओके, सिमर। कर लिया सबने क्वेश्चन? नेक्स्ट करवाऊं फिर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैम। मैम आंचल ठाकुर है, उसका आज ना फर्स्ट डे, आप एक बार बात कर लीजिएगा। क्या हुआ? मैम आंचल तो ठाकुर प्रॉब्लम का है बोलो। फर्स्ट। मैम मैं आयशा बात कर रही हूँ, आज आंचल ठाकुर का ना फर्स्ट डे, आप एक बार देख लीजिएगा। एक न्यू ठीक है, स्टूडेंट वहां पर ना ऑफिस में नाम को बता है, दूंगी। उसका फर्स्ट डे है। कोई बात नहीं, आज तक हम भी फर्स्ट टाइम में मिले हैं। क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं? यस मैम। नो मैम। यस मैम। No, ma'am. एमसीक्यू बेस्ड है सब? बताओ, एमसीक्यू है कि मैम टेस्ट देते हैं और आप बाद में अपलोड करते सब्जेक्टिव हो? सब्जेक्टिव। टेस्ट नहीं ले रही मैम। तो वहां पर सिलेबस कितना कितना हो गया आपका? स्कूल में कितना? 15%। ओके, आप लोगों से एक बात कहनी है, आज से अब जैसे आप लोगों की क्लासेस होंगी, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे तो मुझे बताते रहना, हम वन बाय वन सबके डाउट्स क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट हुआ, बट कोशिश करना भी जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें, क्योंकि दूसरा चैप्टर स्टार्ट जब होगा तो दूसरे चैप्टर के डाउट्स लेंगे। तो जैसे आज मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया है, तो हम शुरू अब यहाँ से जैसे किया है बोर्ड से, तो आगे आगे मैं धीरे धीरे कराती रहूंगी। इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट होगा तो आप आराम से बता सकते हो, तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉर्ट आउट करूंगी उसको, ठीक है? और थोड़ा सा पेशेंट रहना, कि ज्यादा डाउट भी हुए कोई बात नहीं, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। टाइमिंग यही रहेगी आपकी? ज्यादा से ज्यादा चांसेस यही है। अभी मेरी कंप्यूटर साइंस की भी क्लास लगी हुई है, पर उसको मैंने लगाई नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं फिर, मैं एक बार सर से बात कर लूंगी, जैसे वो कहेंगे कर लेते हैं फिर, ठीक है? और किसी को इस टाइम से प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम वंश। ठीक है मैम। चलो अब इसको सॉल्व करो। अब इसमें आपके पास वेवलेंथ आ गई 2 और वो आपको एंगस्ट्रॉम में दिए हैं, तो फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना होगा ये मीटर में, एंड देन आपके उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब करो कैलकुलेट इसको। आपके लिए इतना कर देती हूँ कि इसको पहले कन्वर्ट कर देती हूँ कि आपके पास एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था चेंज करने के लिए, याद है 3800 into 10 raised to power 830, हाँ, into 10 raised to power पहले आएगा -10 मीटर, और उसका जो हम कर देंगे तो बन जाएगा 3.8 into 10 raised to power, नहीं मीटर नहीं है यहाँ, इसको हम और कन्वर्ट करेंगे ना, हाँ 10 raised to power -7 मीटर। पॉइंट ले आई हूँ मैं, बस इसको खत्म करके, और कुछ नहीं किया है। ये मैंने आपके लिए इतना इजी कर दिया कि आपको एंगस्ट्रॉम से पहले मीटर में कन्वर्ट करवा दिया, तो आपकी कैलकुलेशन आसान है। सी आपको पता, लैम्डा आपको निकाल दिया, इसी तरीके से आप 7600 का कैलकुलेट कर लो। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहे हैं आपके आंसर्स।
I'm done. दोनों के कैलकुलेट कर ली? Yes, ma'am. गुड। अभी रुको, पूछते हैं बाकी भी, देखते हैं आप कितना सॉल्व करते हैं उसको। और किसी का सॉल्व हुआ? मैम ये क्लास 12:30 तक चलेगी? नहीं, 12 o'clock तक। बाकी सबने किए कि नहीं? मैम डन। पहले फर्स्ट का निकाल के देखिए। चलो, फर्स्ट का निकालते हैं। न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी आपके पास आई है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपने लैम्डा कैलकुलेट किया है 3.8 × 10⁻⁻7। क्या आंसर आया इसका? Ma'am, 7.88 into 10 is बोलो। मैम 7.89 into 10⁻14। ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसी सेकंड का भी कैलकुलेट किया आपने? कोई ऐसा बच्चा Yes, ma'am. जिसको नहीं पता लगा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है? बोलो, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता लगा हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, या फॉर्मूला समझ नहीं आया, या हमें ये नहीं पता लगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कोई ऐसा बच्चा है? चलो, अब नेक्स्ट हमने दूसरे वाले का किया 7600 का। 7600 था हमारे पास एंगस्ट्रॉम में। हमने इसको कन्वर्ट किया 7600 और ये हमने बना दिया 7.6। ऐसे ही किया। yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट आएगा ये 7.6 into 10⁻⁻7। और आपके पास आंसर क्या आया? मैम 3.94 into 10⁻14 हर्ट्ज। Yes, ma'am. वेरी गुड। एक बात याद रखना बेटा, इसमें ना आपने हमेशा यूनिट्स लगाने, अदरवाइज आपकी मैम आपके मार्क्स काट देगी, ठीक है? तो आप लोग याद रखना कि आपने यूनिट्स जरूर लगाने हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब। Yes, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये तो आपको पता लग गया आपको फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर। तो नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेट द वेव नंबर calculate the wave number of radiation having, आपके पास मैंने दिए यहाँ पे having frequency 4 into 10⁻14 hertz।
अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो है नहीं, वो ऑलरेडी हर्ट्ज में है, तो हर्ट्ज तो वैसे इसकी ऐसा यूनिट है, तो डायरेक्टली वेव नंबर का फॉर्मूला क्या लगाओगे? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां से आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको वेव Yes, नंबर तक ma'am. जाना है, तो वेव Lambda नंबर, हाँ वेरी गुड, आपको चाहिए लैम्डा इसके लिए, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला होता है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी है, पहले फ्रीक्वेंसी से निकालोगे आपके पास वेवलेंथ और फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट इसको सॉल्व करना। Ma'am, done. गुड, अब बाकी देखते हैं और किस किसने किया। Ma'am, done. गुड, तो करें इसको आगे, इसको मैं यहाँ पे न्यू बाय सी लिख सकती हूँ ना? Yes, ma'am. अभी न्यू बाय सी कैसे आया? हम 1 अपॉन क्या लेते हैं, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पर इसी की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा आपके पास है तो ये बन जाएगा आपके पास सी बाय न्यू। ठीक है, तो 1 अपॉन सी बाय न्यू आ गया, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बाय सी बन जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ क्यों लिखा है ये। ठीक है, अब उसके बाद आपने सीधा क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी, 4 इंटू 10⁻14 अपॉन सी क्या दिया था, 3 इंटू 10⁻8, तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड होगी, ये इसको हम हर्ट्ज में लिख लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसको हर्ट्ज लिख लो, चाहे आप इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ क्या आया आपके पास आंसर, बोलो। Ma'am, 1.3 into 10 raised to power 6. वेरी गुड, 1.3 इंटू 10⁻6, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। गुड, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? अभी किसी और ने भी कहा था कि ये आंसर निकल गया है, मुझे नाम याद करने में थोड़ी सी अभी टाइम लगेगा, बताओ जिसने बोला था भी आंसर निकल गया, और कौन था? बोलो, सीरत ने भी आंसर दिया? Yes, ma'am. गुड, अब सीरत के अलावा बाकी सब कहाँ है, बोलो, बाकी किसी का नहीं निकला आंसर, ये तो बहुत गलत बात है। चलो हो गया ये क्वेश्चन सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, और करो और लिखो, इसमें लिख लो कैलकुलेट वेव नंबर, आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट, आपके पास आएगा, पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी।
of yellow radiation having wavelength of 58 एंगस्ट्रॉम। अब आप इसको कैलकुलेट करो। देखते हैं कौन जल्दी इसको कैलकुलेट करेगा। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। फिर से वैसे आपने एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, ये याद रखना बस। Ma'am, frequency is 0.5 into 10 raised to power 14. फ्रीक्वेंसी करेक्ट। 0.5 into 10 raised to power 14। Yes, ma'am. आपने मीटर में कन्वर्ट करा उसको? Yes, ma'am. ओके ठीक है, वो पॉइंट्स का ही हो रहा होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा भी आगे मैं आपको छुरी थोड़ा करवानी है। तो ये क्वेश्चन हम कल चेक करें आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आप लोगों के पास आप लोगों की एनसीईआरटी बुक है इस वक्त सामने? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ ही फिनिश करें, बिकॉज आप सबको पता है कि एनसीईआरटी बेस है और आपका ज्यादातर पेपर आई थिंक सभी स्कूलों का +1 का वहीं से आता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इसी तरीके से मार्क करवा रही हूँ, मैं वैसे लिख भी दूंगी बोर्ड पे। तो आपने वो क्वेश्चंस कल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप अपनी बैक एक्सरसाइज उसमें खोलोगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 2.5। ये एनसीईआरटी की बैक उस पे हो सकता है कि पेज नंबर डिफर हो, तो मैं इसलिए लिख नहीं रही हूँ इसको पेज नंबर। तो आपने क्वेश्चन नंबर करना है 2.5, देन आप क्वेश्चन करोगे 2.7, फिर उसके बाद आप करोगे क्वेश्चन 2.5 हो गया 2.7, और कोशिश करना कि आपकी एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बता देती हूँ इसमें मेरी बुक में जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं वो है, एक आपकी है प्रॉब्लम 2.3, 2.4, ठीक है, प्रॉब्लम 2.3 एंड 2.4 क्या आपने ट्राई करनी है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा नहीं है। आई थिंक आप लोगों को 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगेंगे इन क्वेश्चंस से। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको इसके साथ के करवा दिए हैं अभी। आई थिंक 1-2 एग्जांपल्स भी इसी में करवाई है मैंने प्रॉब्लम, बट आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, सो प्लीज आप कर लेना, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए अगर आपको एक बार दोबारा हो भी गया तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसके बाद हम करते हैं, यहाँ पर हमारा ये तो थी हमने की इसकी ड्यूल नेचर में वेव नेचर। अब हम आपके वो करेंगे पार्टिकल लाइक नेचर। पार्टिकल लाइक नेचर में किसी को पता है क्या चीज थी? अच्छा, आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह करवाया है स्कूल में? Yes, ma'am.
मैं फोटो इलेक्ट्रिक करवाया है तो बहुत अच्छी बात है, कई स्कूल्स में नहीं करवाया। तो चलो पहले हम इसी की जो भी हमने लिखी है इसी की लिमिटेशंस लिख लो जिसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करोगे। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ यूज नहीं होती है, जैसे अभी हमने इसमें किया, ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया अभी, जो आपने वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की, ये सब हमने किए अंडर वेव नेचर में। फिर हमने उसके बाद न्यूमेरिकल्स की। अब इसके बाद आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन में दो लिमिटेशन है इसकी। एक तो पहली थी हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सबसे पहले आप इसमें लिखो, ये हो गया, और थर्ड आएगी जो मैंने आपको बताया था इसका लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम with reference to सबसे पहले हमने लिया था लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें क्या था, हाइड्रोजन एटम का, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लाइंस आ रही थी, उसका रीजन किसी को नहीं पता, ये बाद में बोहर ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। तो हमारे पास ये तीन थी इसकी लिमिटेशन ईएम रेडिएशन की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सबसे पहले आप इसमें लिखो, हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है हमारे पास, ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है, अरे रिप्लाई तो करो। ब्लैक कलर की शर्ट्स वो पहन दो, टी शर्ट्स। सर्दी में लोग कहते हैं ब्लैक कलर की शर्ट्स पहनने से अंदर वार्म रहता है, क्यों? ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर, सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं। अब आपने पहले हम वो सोलर कुकर बनाते होते थे ना, मॉडल भी मिलते होते थे स्कूल में बनाने के लिए, हम क्या करते थे, उसको कोट कर देते थे ब्लैक कलर से। यस मैम। तो क्या होता था, जैसे धूप में आप रखते थे वो खाना जो है, बिकॉज वो जो ब्लैक बॉक्स था वो ब्लैक कलर होने की वजह से सारी की सारी सन की एनर्जी अपने में ट्रैप करता था, तो खाना आपको मिल जाता था सोलर कुकर से, ठीक है? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। इफ द सब्सटेंस बीइंग हिटेड इन अ ब्लैक बॉडी if the substance being heated in a black body which is a good absorber and perfect radiator of energy. Perfect radiator of energy. That is, which can absorb and emit all frequencies. And emit all frequencies. Then the radiation emitted is called black body radiation. ठीक है? अब इसके बाद इसके ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैंने आपको बता दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है।
दूसरा जो मेन इफेक्ट जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। वो होता है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैंने दूसरा लिखवाया। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता किसी को क्या होता है? मैम जब इलेक्ट्रॉन को पता नहीं रेडिएशन मिलती है तो वो बाहर निकल जाता है। उसके लिए हमें सरफेस किसका चाहिए? मेटल का सरफेस। यस तो हम मेटल ही क्यों लेते हैं? बिकॉज मैम मेटल में लूजली होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। जो आपके पास जो मेटल्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन आपके पास बहुत आसानी से निकलते हैं, तो इसीलिए हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेंगे वो मेटल का सरफेस लेंगे। अब आपके पास ये एक मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस के ऊपर एक आपके पास कोई भी वो गिर रही है आपके पास एनर्जी की फॉर्म, तो जो मेटल के सरफेस है वो स्ट्राइक करेगी, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी अब डेफिनेशन लिख लो। when radiation with certain minimum frequency, strike the surface of metal the electrons are ejected. The electrons are ejected from the surface of metal this phenomena is called photoelectric effect. This phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट गिरी है। आपके पास इंसिडेंट लाइट गिरेगी, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल का सरफेस। ठीक है, अब हमने इसमें यहाँ पे लिख रही हूँ कि रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर मेटल की अलग अलग हो सकती है, सबकी सेम तो होगी नहीं, तो इसलिए हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी जैसे कि अगर हम बात करें सीजियम की, तो सीजियम को चाहिए होती है 2.14 की। ठीक है, अब ये जो है उसके पास अगर गिरेगी, ये मिनिमम एनर्जी है सीजियम के मेटल से हमारे पास इजेक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इससे कम एनर्जी आप देते हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम एक मेटल को चाहिए जिससे कि एमिट हो सके इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब कि इंसिडेंट जो आपके पास लाइट है, एक हमारे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें ताकि इलेक्ट्रॉन निकल सके। ये नहीं है कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी उस पे मेटल के सरफेस पर डालो और हर बार इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम जो लिखते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड minimum energy required to eject the electron to
eject the electron is called work function. और वर्क फंक्शन को हम लोग नोट करते हैं W0 से। और ये टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी हम अब इससे जो आगे का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको रिवाइज कर सको। और हाँ, अगर जैसे हम लोगों ने आज लेक्चर मैंने आपको जितना करवाया है, तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आप एनसीईआरटी से रीड करोगे, आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. समझ आ Thank you, गया? ma'am. बोलो, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, आज जितना करा वो पढ़कर होना नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं एटलीस्ट आप उन्हें सॉल्व करना। और हाँ, मैं आपसे ये नहीं कहती बहुत कुछ पढ़ो, बट एनसीईआरटी अपना बेस रखो। जितना मैं करवा रही हूँ वो आपको समझ आएगा। तो एनसीईआरटी से, क्योंकि बुक अंतर है सब में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले तक आप जरूर पढ़कर आना। ठीक है, अपना जो टाइम है वो अपनी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो सब नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो आपने देखा है कि जो आपके पास सिलेबस कम हुआ है उसके अंदर डिस्कवरी डिटेलिंग में आपके पास नहीं है। तो जितनी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड थी उसकी वो मैंने लिखवा दी। ठीक है, सो मेक अ प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ोगे सब। यस मैम। और बाकी कहाँ, बस एक ही जगह? Yes, Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। तो नेक्स्ट टाइम आपने एटलीस्ट फोटो इलेक्ट्रिक, क्योंकि अभी मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास जो स्टार्ट करवाया है इसको मैंने खत्म नहीं किया, ये जस्ट सिर्फ एक डेफिनेशन है। तो इससे आगे इसके कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये इफेक्ट करता है वो सारे मैं आपको करवाऊंगी इन डिटेल। ठीक है, तो आप लोग सब यहाँ तक पढ़ कर आओगे। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. थैंक यू।